क्लास 10 इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक सब्जेक्ट, जिसका आज मैं वीडियो अध्याय 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकीकरण का युग को मैं समझाने जा रहा हूँ। अर्थव्यवस्था आप इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में अच्छी ढंग से समझे होंगे। 18वीं शताब्दी के विश्व इतिहास की यह एक प्रमुख घटना है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है वह किसी भी आंदोलन से हटके है, क्योंकि इसमें किसी भी वर्ग, जाति, समाज, धर्म के नाम पर नहीं हुआ था। यह जो क्रांति है वह आविष्कारों की देन है। क्रांति का मुख्य अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ है, वह है परिवर्तन, बदलाव। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, उत्पादन के क्षेत्र में हो या तो फिर भाषा, धर्म में राजनीतिक परिवर्तन क्यों न हो, यानी परिवर्तन हो तो वह क्रांति कहलाता है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि। आशातीत वृद्धि ही औद्योगिक क्रांति कहलाती है। यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। उत्पादन प्रणाली में हुए आधारभूत परिवर्तनों से ही परंपरागत कृषि जो की जा रही थी, व्यवसाय या घरेलू उद्योग धंधे थे, कुटीर एवं लघु उद्योग थे, उसे छोड़कर लोग नई तकनीक से मशीनीकरण का युग आया। उससे अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले औद्योगिक क्रांति के अर्थ समझे। यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई, उसके भी कारण हैं। औद्योगिक क्रांति जो है वह एक वर्ग विहीन क्रांति थी। इसमें बुर्जुआ या सर्वहारा या अभिजात या मध्यवर्गीय क्रांति नहीं इसे कहा जा सकता है। यह क्रांति जो है वैज्ञानिकों और आविष्कारों की देन थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इंग्लैंड में तकनीकी विकास और आविष्कारों की श्रृंखला बनी, जिसने उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन ला दिया। हम जानते हैं कि इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण हुई। बौद्धिक अथवा विचारों की चेतना में परिवर्तन ही पुनर्जागरण कहलाता है। वहाँ फिलोसफर थे जिनके कारण ऐसा हुआ। और इंग्लैंड अपना औपनिवेशिक व्यवस्था के कारण ही वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई। जैसे वहाँ कुछ फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी नामक वस्त्र बनाने वाले मशीनीकरण यंत्र का आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। तो आइए हम लोग इस पर विशेष ध्यान देते हैं। कारखानों में पूंजी निवेश हुआ, जिससे संख्या में श्रमिक बहाल किए गए। तो घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। घरेलू उत्पादन वही कुटीर एवं लघु उद्योग कहलाता है। कारखाना पद्धति हो गया कल कारखाने। तो ज्योग्राफी में, भूगोल में आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ मैं कुछ समझा देना चाहता हूँ आपको। कुटीर और लघु उद्योग, एक होता है बृहत उद्योग। बृहत उद्योग में अधिक पूंजी, अधिक जगह, अधिक कच्चे माल, अधिक श्रमिक और बाजार की आवश्यकता होती है। लेकिन कुटीर एवं लघु उद्योग छोटे उद्योग होते हैं, जिसमें परिवार के कुछ सदस्यों की सहायता से कम स्थान, कम पूंजी और कम कच्चे माल का उपयोग कर हम कुछ वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे बीड़ी उद्योग, चूड़ी उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो हो गए, ये सब उद्योग घरेलू एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। औद्योगिकरण के कारण क्या थे? जो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, जो यूरोप महादेश का एक भाग है, कारखानों में उत्पादन होने के पहले की स्थिति को इतिहासकारों ने आदि
औद्योगिकीकरण कहा है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिया। इस समय भी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होता था, परंतु वह उत्पादन एक जगह कारखानों में ना होकर दूर दूर के गाँव में होती थी। गाँवों में वस्तुओं का उत्पादन होता था, वहाँ से क्रय कर यानी खरीद कर, इम्पोर्ट कर शहरों में एक जगह एकत्र किया जाता था और वहाँ से उसका फिर एक्सपोर्ट किया जाता था विदेशों में, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे। लेकिन वस्तुओं का उत्पादन गाँवों में होता था, घरों में होता था। धीरे धीरे जब शहरीकरण हुई, शहर का विकास होने लगा, तब जा कर के लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि गांव से जो हम लाते हैं सामान शहर, यहाँ से फिर हम भेजते हैं बाहर, यहाँ संग्रह करने के बाद अगर यहीं उत्पादन किया जाए तो उन श्रमिकों को यहीं बसा जाए एक खास स्थान पर, यानी शहरीकरण, औद्योगिकीकरण। ऐसे धीरे धीरे करके औद्योगिकीकरण हुआ। व्यापारी गांव में जाकर किसानों, कारीगरों को अग्रिम राशि या पेशगी देकर उनसे उत्पादन करवाते थे। यह उत्पादन कच्चा माल और तैयार वस्तुओं के रूप में होता था। इनकी मांग विश्व बाजार औपनिवेशों में थी। इस प्रकार मशीनों द्वारा उत्पादन के पहले ही औद्योगिक विकास की प्रक्रिया जारी थी। यहाँ समझने वाली बात है कि 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में ही समझिए औद्योगिक क्रांति हो गई थी। 18वीं शताब्दी के लगभग 17वीं और 18वीं शताब्दी में लोग क्या करते थे, यूरोप में यानी इंग्लैंड में गांव में जाकर मजदूरों को कुछ अग्रिम राशि दे देते थे, भुगतान कर देते थे, जिससे वस्तुओं का उत्पादन करते या कच्चे माल का संग्रह करते। वहाँ से व्यापारी लोग वस्तुओं को खरीद कर ले आते। इसे ही आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता है। अगर सवाल आ जाए कि आदि औद्योगिकीकरण क्या है या आदि औद्योगिकीकरण से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखिएगा 17वीं 18वीं शताब्दी में शहरी व्यापारी गांवों में जाकर किसान और कारीगरों को अग्रिम राशि देकर उनसे उत्पादन करवाते थे। यह उत्पादन कच्चा माल या तो फिर तैयार वस्तुओं के रूप में होता था। इनकी मांग विश्व बाजार और उपनिवेशों में थी। इसे ही वही मशीनों द्वारा उत्पादन के पूर्व औद्योगिक विकास की प्रक्रिया जारी थी। इसी विकास की प्रक्रिया को आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता है, क्योंकि इसके तुरंत बाद औद्योगिकीकरण हुआ। लोगों को उन व्यापारियों का ऐसा एहसास हुआ कि जो हम गांव जाते हैं, वहाँ पैसा देते हैं, वही मजदूर मेरे पास आ जाए, यहीं रहकर वस्तुओं का उत्पादन करें, तो समय की बचत होगी, यातायात पर जो फेर भाड़ा खर्चा होता है उसकी बचत होगी, वस्तुओं को हम जल्दी से बाज़ारों में बेच पाएंगे, सही समय पर बाजार वस्तु की क्वालिटी भी नष्ट ना होगी। इस प्रकार से औद्योगिकीकरण हुआ। के प्रमुख कारण देखिए, विश्व बाजार और उपनिवेशों की मांग को सिर्फ शहरों के आधार पर व्यापारी पूरा नहीं कर सकते थे। कुटीर उद्योग देखिए कैसे छोटा उद्योग चल रहा है, आप फिगर में देख सकते हैं। ये कुटीर एवं लघु उद्योग कहलाता है। विश्व बाजार और उपनिवेशों की मांग को सिर्फ शहरों के आधार पर व्यापारी पूरा नहीं कर सकते थे। अतिरिक्त उत्पादन करवाने और मांग की आपूर्ति करने के लिए व्यापारियों ने गांव की ओर रुख किया। ये सब है आदि औद्योगिकीकरण के कारण, आदि औद्योगिकीकरण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नए व्यापारियों के लिए शहरों में व्यवसाय करने के अवसर सुलभ नहीं थे। नए व्यापारी जो होते थे, आज जैसा शिक्षा का विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, तो वे लोगों का वैसा माहौल शहर में नहीं मिलता नए व्यापारियों को। इसलिए शहरों में व्यापारियों और दस्तकारों के मजबूत संगठन बने हुए थे। इनका व्यापक प्रभाव था। यानी गिल्ड यानी संगठन से जुड़े उत्पादक निपुणता एवं विशिष्टता के लिए विख्यात थे। ये दस्तकारों को प्रशिक्षित करते थे तथा उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। उत्पादकों के मूल्य भी संगठन ही निर्धारित करते थे। नए व्यवसायी और व्यापारियों को आसानी से संगठन में प्रवेश नहीं मिलता था, इसलिए वैसे व्यापारी गांव की ओर रुख करते थे, जिसके कारण ही आदि औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यानी प्रारंभ में इंग्लैंड कृषि प्रधान देश था। जैसे आज भारत को कृषि प्रधान देश माना जाता है, तो 17वीं 18वीं शताब्दी के 18वीं प्रारंभ में 17वीं के लास्ट
में, यानी कह सकते हैं अब 1710, 5, 15, 20 के आसपास कृषि के अतिरिक्त कुटीर उद्योग भी चलाए जाते थे। इंग्लैंड तो था कृषि प्रधान देश। हम जानते हैं कि कई ऐसे कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं जो कृषि पर आधारित होता है, गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं थे। 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में खुले खेत या कॉमन्स होते थे। किसान और ग्रामीण इनका उपयोग जलावन के लिए, लकड़ियां चुनने, पशुओं के लिए चारा, सब्जी इत्यादि के उत्पादन के लिए करते थे। जो चारागाह होता था, जो खुले खेत होते थे इंग्लैंड में, उन खेतों का उपयोग किसान लोग जलावन के लिए लकड़ियां चुनते थे। वहाँ से वो खेत था, खेत में जंगल की तरह, झाड़ की तरह पौधे उगा करते थे, सूख जाता था या फिर काट लेते थे उससे, या फिर पशुओं को चारागाह के लिए इस्तेमाल करते थे, सब्जी वगैरह उगाया करते थे। इन पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था, पूरे समुदाय का स्वामित्व होता था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से परिस्थितियां बदलने लगी और बाड़ाबंदी आंदोलन के कारण खुले खेत समाप्त होने लगे। यानी जो खुले खेत थे वो बाड़ाबंदी आंदोलन में लोग के नियंत्रण में आ गया, कुछ लोगों के नियंत्रण में आने लगे। ये बड़े किसानों की व्यक्तिगत संपत्ति बन गया। जो खुले मैदान हुआ करता था, जिस पर गरीब मजदूर किसान लोग सब्जी उगाया करते थे, पशुओं के लिए चारा गाह के रूप में इस्तेमाल करते थे, लकड़ियां चुनना करते जलावन के रूप में। जब बाड़ाबंदी आंदोलन हुई तो ये सारा जमीन बड़े किसानों की व्यक्तिगत संपत्ति हो गई, जिससे छोटे किसान, गरीब किसानों का इनमें प्रवेश बंद हो गया। उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा आमदनी के नए साधन खोजने पड़े। जब आर्थिक समस्या खड़ा हुआ आजीविकोपार्जन के लिए, तो उन्हें नए साधन की तलाश करनी पड़ी। गरीब किसान अपने छोटे छोटे खेत के उत्पादन से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते थे, क्योंकि पर्याप्त उन्हें आमदनी नहीं होती थी। इन परिस्थितियों में जब शहरों से आकर व्यापारियों ने उन्हें पेशगी देने की बात कही तो वे तैयार हो गए। ऐसी परिस्थितियों में जब शहर से उन व्यापारी लोग आए कि हमें वस्तुओं का उत्पादन करके दो, मैं उत्पादित वस्तु को ले जाऊंगा, या फिर कच्चे माल को संग्रह करके दो, मैं ले जाऊंगा, बदले में मैं तुझे अभी ही पैसे देता हूँ अग्रिम राशि के रूप में, तो वे लोग तैयार हो गए। इस व्यवस्था से किसान, दस्तकार और व्यापारी सभी को लाभ हुआ। गांव में रहते हुए भी किसान और कारीगर उत्पादन कर सकते थे तथा अपनी खेती भी देख सकते थे, कि गांव में रहकर खेती भी कर लिया करता था और वस्तुओं का उत्पादन भी कर लेते थे, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। व्यवसायी गांव में उत्पादित वस्तुओं को बेचकर मुनाफा कमा सकते थे, इसलिए आदि औद्योगिकरण की व्यवस्था को बढ़ावा मिला। बाड़ाबंदी ने आदि औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। कैसे? यहाँ से एक सवाल आपको बनेगा कि बाड़ाबंदी आंदोलन ने आदि औद्योगिकरण का मुख्य कारण बना या बढ़ावा दिया कैसे? तो आप इस सवाल को हल करेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड एक कृषि प्रधान देश था। खुले खेतों का इस्तेमाल वहाँ के गरीब किसान, मजदूर लोग चारागाह के रूप में या फिर सब्जियां उगाते थे, या फिर उन खेतों से लकड़ियां बीनते थे, चुनते थे जलावन के लिए। जब बाड़ाबंदी आंदोलन हुई तो इन खेतों पर बड़े समुदाय, या तो फिर कहिए अमीर लोगों का, बड़े किसानों का व्यक्तिगत वह संपत्ति बन गया, उस पर अधिकार हो गया। उन खेतों पर बड़े किसानों का, अमीर किसानों का आधिपत्य हो गया, जिससे छोटे किसान को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ने लगा, क्योंकि अब वे छोटे छोटे खेतों से अपना भरण पोषण नहीं कर पाते थे। तो जब शहरों से कुछ व्यापारी लोग आए और उन्हें पेशगी देने के लिए तुम उत्पादन करके दो वस्तुओं का, या फिर कच्चे माल संग्रह करके दो, मैं तुझे अग्रिम राशि देता हूँ, तो वे सहज तैयार हो गए, जो आदि औद्योगिकरण का मुख्य कारण बना। गांव और शहरों का संबंध देखिए। यहाँ पर गांव और शहर का संबंध, यहाँ से तो बिल्कुल बात क्लियर है कि गांव
में मजदूर और किसान हुआ करते हैं। कच्चे माल गांव में ही लोग उगाते हैं। ये दोनों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। व्यापारी शहरों में निवास करते थे, परंतु उत्पादन वे गांव में ही करवाते थे। शहर में व्यापारी लोग निवास करते, लेकिन उत्पादन कहाँ करवाते? गांव में। आप जैसे पढ़े होंगे, भारत की आत्मा गांव में ही निवास करती है। उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए वे गांव आया जाया करते थे, व्यापारी लोग, ताकि उत्पादन पर वे नियंत्रण रख सकें और उच्च क्वालिटी के वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। वहाँ से वे उत्पादित वस्तुओं को शहर ले जाते थे और वहाँ बेचते थे। इंग्लैंड में कपड़ा व्यवसाय इसी प्रकार होता था। इंग्लैंड में कपड़ा की जो व्यापार होती थी बस इसी तरह होता था उस समय। जो रेशों के हिसाब से ऊन छाटते थे, ऊन खरीदते थे, इस ऊन को वे सूत काटने वाले तक पहुंचा देते थे। तैयार धागा वस्त्र बुनने वाले अन्य इसी। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है? लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है? तो रंगा हुआ वस्त्र लंदन अंततः पहुंचता था, जहाँ उनकी फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। इस तैयार वस्त्र को खरीदकर व्यापारी इसका विश्व बाजार में निर्यात करते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करते थे। औद्योगिक क्रांति ने पूरी व्यवस्था में बदलाव ला दिया। जो इस प्रकार की व्यवस्था थी, माल कहीं से मंगाते थे, शहर तक लाता था। इंग्लैंड में कपड़ा व्यवसाय इसी प्रकार होते थे। व्यवसायी पहले रेशों के हिसाब से ऊन को छाटते थे, यानी क्वालिटी के हिसाब से रेशा कैसा है, उसके बाद ऊन खरीदते थे। इस ऊन को वे सूत काटने वाले तक पहुंचाते थे, उसके बाद वहाँ बुनने वालों तक जाता था, फिर रंगता था, उसके पास कपड़ा रंगने वालों के पास ले जाया जाता था, जहाँ रंगा हुआ वस्त्र फिर लंदन पहुंचता था, जहाँ उनकी फिनिशिंग होती थी। रंगा हुआ वस्त्र लंदन में फिनिशिंग होता था, इसीलिए ही लंदन को फिनिशिंग सेंटर कहा जाता है। ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकीकरण। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण पहले पढ़िए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड में औद्योगिकरण का प्रमुख कारण है, उसकी भौगोलिक स्थिति। कटे हुए समुद्री किनारे, उसके पास अच्छे बंदरगाह, समुद्री मार्ग से कच्चे माल के आयात एवं निर्मित वस्तुओं का निर्यात, जो औद्योगिकरण के आवश्यक तत्व हैं, ये सारी सुविधा इंग्लैंड में मौजूद थी। इंग्लैंड बाहरी आक्रमणों से भी सुरक्षित था, क्योंकि एक औपनिवेशिक कंट्री था। विश्व के कई क्षेत्रों में, लगभग विश्व के सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था। तो इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति थी, उद्योग धंधों के विकास के लिए अनुकूल थी, इसलिए इंग्लैंड में औद्योगिकरण प्रारंभ हुई। खनिज पदार्थों की उपलब्धता। इंग्लैंड में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। देखिए, यहाँ से पढ़िए, सारा पॉइंट को आप डील कर लीजिए। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण, फर्स्ट है भौगोलिक स्थिति, खनिज पदार्थों की उपलब्धता, कृषि क्रांति, मजदूरों की उपलब्धता, कुशल कारीगर, पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता, प्रगतिशील व्यापारी वर्ग, संयुक्त व्यापारी कंपनियों की स्थापना, अनुकूल राजनीतिक स्थिति, राजकीय संरक्षण, जनसंख्या में वृद्धि, 18वीं शताब्दी के यूरोपीय युद्ध, वैज्ञानिकों का योगदान प्रमुख रहा, जिससे मशीनीकरण हुआ, नए यंत्र का आविष्कार हुआ, स्वचालित मशीन का आविष्कार हुआ, उपनिवेशवाद और परिवहन की भी सुविधा। ये सारे पॉइंट, ये सारे कारण हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के। इंग्लैंड के पश्चिमी भाग में लोहा और कोयला की खानें थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि बिना लौह इस्पात के किसी और उद्योग की कल्पना करना भी मुश्किल होगी, क्योंकि यंत्र मशीन वगैरह लौह इस्पात के ही बने होते हैं।
इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई। इससे कृषि और पशुपालन में परिवर्तन आया। इंग्लैंड में सरकार पर भूमिपतियों का प्रभाव था। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कृषि और पशुपालन के नए तरीके की खोज की। टाउनशेंड ने फसलों को बदल बदल कर चक्रानुसार खेती करने का उपाय सुझाया। टाउनशेंड ने चक्रानुसार कृषि का मतलब हुआ क्लास 9 या 8 में पढ़े होंगे फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। दो खाद्य फसलों के बीच एक दलहन फसल उगाने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाती है, जिससे क्या होता है, अत्यधिक उपज होती है और दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जिनका काम है वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर मृदा में स्थिरीकृत कर देना। तो टाउनशेंड जो थे उन्होंने क्या बताया कि फसलों को बदल बदल कर खेती कीजिए। अगर किसी एक निश्चित खेत में एक खास प्रकार की फसल बार बार उगाई जाती है तो मृदा में खास प्रकार के पोषक तत्व की कमी आ जाती है, एक खास प्रकार की बीमारी का इजाद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या उपाय सुझाया कि खाद या उपयोग कर तथा प्रति भूमि को जोत में लाकर कृषि का विस्तार किया जाए। जो भूमि प्रति चारागाह के रूप में पड़ा हुआ था उसका हम इस्तेमाल करें कृषि के रूप में और वहाँ फसल को उगाएं और खाद का उपयोग करें। इसी प्रकार पशुओं की नस्ल में भी सुधार आया। वैज्ञानिक और उन्नत कृषि के लिए खेत के बड़े टुकड़े तथा उनकी घेराबंदी यानी बाड़ाबंदी की आवश्यकता पड़ी। अतः भूमिपति वर्ग ने सरकार पर दबाव डालकर बाड़ाबंदी कानून पारित करवाया। इससे कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। अतिरिक्त कृषि उत्पादन से औद्योगिक क्रांति में सहायता मिली। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा बाड़ाबंदी आंदोलन के बारे में, आ सकता है, इसलिए इसे आप समझ लें। बाड़ाबंदी आंदोलन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें जब टाउनशेंड ने फसलों को बदल बदल कर चक्रानुसार खेती करने का उपाय सुझाया तो किसानों को लगा खेती के लिए, कृषि के लिए जो भूमि बनाना है वो एक बड़े टुकड़े में हो। इसीलिए बाड़ाबंदी और घेराबंदी की आवश्यकता पड़ी। भूमिपति वर्ग ने सरकार पर दबाव डालकर बाड़ाबंदी कानून पारित करवा लिया। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों की उपलब्धता। बाड़ाबंदी कानून से जहां कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई एवं भूमिपतियों को लाभ हुआ, वहीं छोटे किसान अपनी भूमि से बेदखल हो गए, क्योंकि छोटे किसान को छोटे छोटे खेत थे। बाड़ाबंदी के कारण उस पर भूमिपति जो बड़े थे, जिन अमीर थे, उनका अधिकार हो गया ना। उनके सामने आजीविका का प्रश्न उठा। एक किसान औद्योगिक केंद्रों की ओर जाने और कारखानों में काम करने को मजबूर हो गए। इसीलिए इंग्लैंड में कल कारखानों के लिए सस्ते मजदूर सुलभ हो गए। बाड़ाबंदी आंदोलन ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को विशेष रूप से प्रभावित किया, क्योंकि मजदूरों की उपलब्धता का भी मुख्य कारण बाड़ाबंदी कानून का पारित होना था, क्योंकि इससे छोटे किसान बेरोजगार हो गए, उनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हुई। तब वे औद्योगिक केंद्रों की ओर अर्थात कारखानों में काम करने के लिए जाने के लिए विवश हो गए, जिससे उन्हें सस्ते मजदूर आसानी से मिलने लगा। इंग्लैंड में कुशल कारीगर। इंग्लैंड में सस्ते मजदूरों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में कुशल कारीगर भी उपलब्ध थे। युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों से अनेक कारीगर आकर इंग्लैंड में बस गए। युद्ध के दौरान यूरोपीय देशों से अनेक कारीगर आकर इंग्लैंड में बस गए। इंग्लैंड के मजदूर उनके संपर्क में आए तथा अपनी कार्य कुशलता बढ़ा ली। इससे औद्योगिकरण में सहायता मिली, क्योंकि उन कारीगरों को कारखानों में, उद्योग धंधों में कार्य करने की प्रणाली मालूम हो गई, किस प्रकार काम करना है, कैसे वस्तुओं का उत्पादन करना होगा। खास करके सूती वस्त्र उद्योग में हुआ है, आगे बताएंगे। पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता।
उद्योग और मशीनों में धन लगाने के लिए, यानी पूंजी लगाने के लिए, कारखानों में पूंजी लगाने के लिए इंग्लैंड के पूंजीपतियों के पास पूंजी उपलब्ध थी। यह पूंजी भूमिपतियों और व्यापारियों के पास थी। इन दोनों वर्गों ने अधिक धन कमाने के लिए, कौन कौन? भूमिपति और व्यापारी। भूमिपति और व्यापारी। भूमिपति कौन थे? जो बाड़ाबंदी आंदोलन में खेतों को बाड़ा के रूप में घेराबंदी कर लिए, जिसके कारण वे अधिक से अधिक धन कमाने के लिए उद्योगों में पूंजी लगाना चाहे और लगाए भी। इससे पूंजी का अभाव नहीं हुआ तथा औद्योगिक विकास की प्रक्रिया बढ़ने लगी। यहाँ से भी आपको आ गया कि भूमिपति कौन लोग थे? जो जिन्होंने बाड़ाबंदी आंदोलन में भाग लिया, उन्हीं को तो लाभ हुआ। छोटे छोटे किसान को इन्होंने खदेड़ के भगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रगतिशील व्यापारी वर्ग। इंग्लैंड में व्यापारी वर्ग प्रगतिशील था। यह व्यापार का निरंतर विकास करता रहता था। ऐसा नहीं हुआ कि एक बिजनेस कर लिया, चल रहा है तो चल रहा है, नहीं, निरंतर विकास हो, निरंतर व्यापार का विकास हो, रोजगार का विकास हो, ऐसा उन लोग सोचा करते थे और उस पर तत्पर काम भी किया करते थे। व्यापार के नए स्रोत की खोज लगातार की जाती थी। अपने उपनिवेशों को देखिए, ब्रिटेन का उपनिवेश कहाँ? अमेरिका, अफ्रीका तथा भारत से व्यापारिक संपर्क स्थापित होने से इंग्लैंड को कच्चे माल का बड़ा भंडार मिला। इससे नए स्थापित उद्योगों को कच्चा माल सुगमता से उपलब्ध हो गया, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेश था ना। अमेरिका, भारत, ये सब से कच्चे माल, अफ्रीका से भी कच्चे माल उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता था। वहाँ के व्यापारी लोग प्रगतिशील थे, कच्चे माल की उपलब्धता थी और कुछ नहीं, जिसके कारण ही वहाँ विकास हो रहा था। औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगों का विकास हुआ, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, क्रांति हुई, बदलाव आया, परिवर्तन आया, व्यवस्था में परिवर्तन आया। किस प्रकार पहले उद्योग धंधे थे, कुटीर लघु थे, और किस प्रकार कारखानों का रूप ले लिया, बस वही औद्योगिक क्रांति है। संयुक्त व्यापारिक कंपनियों की स्थापना। औद्योगिकरण में इंग्लैंड में उद्योग व्यक्तिगत स्तर पर आरंभ किए गए। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, यानी किसी एक का। इससे इंग्लैंड का औद्योगिक विकास पूरी तरह नहीं हो सका, क्योंकि अगर पर्सनल एक व्यक्ति का हो, पूंजी तो मान लीजिए लगा देगा, लेकिन उन वस्तुओं के लिए कच्चे माल लाना है, कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं को, उत्पादित वस्तुओं को बाजारों में ले जाकर बेचना है, जहां उन्हें मुनाफा प्राप्त हो सके। इससे औद्योगिक विकास की तीव्र गति हुई। कब हुई? जब संयुक्त व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की गई, यानी शेयर पर। जब शेयर पर व्यापार किया जाने लगा, कंपनी की स्थापना होने लगी, एक से अधिक व्यक्ति का पूंजी का निवेश किया गया, उस व्यवस्था को संयुक्त व्यापारिक व्यवस्था कहते हैं। नए उद्योग खोलने को प्रोत्साहन मिला, फलतः औद्योगिकरण को बढ़ावा मिली। 18वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में राजनीतिक चेतना का विकास हो चुका था, यानी अनुकूल राजनीतिक स्थिति भी थी। जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था उस वक्त, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इंग्लैंड में परिस्थिति सीधे उसके उलट थी। इंग्लैंड यूरोपीय युद्धों में भाग लेता था, परंतु वे युद्ध इंग्लैंड की धरती पर नहीं लड़े जाते थे। इससे इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में बाधा नहीं हुई। इंग्लैंड युद्धों में भाग लेता, लेकिन युद्ध इंग्लैंड की धरती पर नहीं लड़ी जाती थी, किसी और देश की धरती पर लड़ी जाती थी, जिससे इंग्लैंड के औद्योगिक विकास नहीं रुक सका, यानी निरंतर बढ़ता रहा। राजकीय संरक्षण। इंग्लैंड में औद्योगिकरण को सरकारी नीतियों से बढ़ावा मिला। सरकार ने उद्योगों और व्यवसायों को संरक्षण एवं सहायता दिया। सरकार ने मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इससे व्यापारी धन अर्जित कर अपनी पूंजी उद्योगों में लगाने लगे। टैक्स न के बराबर लिया करते थे, अन्य मुक्त व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी व्यापार आप करें, उन्हें कोई रोक टोक नहीं था। जनसंख्या में वृद्धि। इंग्लैंड में जनसंख्या में वृद्धि भी औद्योगिक क्रांति का एक कारण बना। राज्य द्वारा चिकित्सा की व्यवस्था एवं गरीबों निस्सहायों की सहायता की गई। इससे लोग बीमारी, गरीबी, भूखमरी से बच गए और मृत्यु दर में कमी आई। जब मृत्यु दर में कमी आएगी, जनसंख्या में वृद्धि ऑटोमेटिकली होना तय है। इससे उद्योग धंधों के विकास में सहायता मिली, क्योंकि मजदूर उपलब्ध हो गए सस्ते में। जनसंख्या में वृद्धि होने से
18वीं शताब्दी के यूरोपीय युद्ध। 18वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक बड़े युद्ध लड़े गए। सप्तवर्षीय युद्ध, इसे याद रखेंगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सप्तवर्षीय युद्ध और अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम इनमें प्रमुख है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में नेपोलियन ने भी यूरोप को युद्ध की ज्वाला में झोंक दिया था। यानी नेपोलियन ने भी यूरोप को युद्ध में झोंक दिया। इन युद्धों ने यूरोपीय राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति दुर्बल बना दी। इसके विपरीत इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेपोलियन की महादेशीय व्यवस्था की विफलता से इंग्लैंड को आर्थिक लाभ हुआ और औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। वैज्ञानिकों का कम योगदान नहीं रहा। औद्योगिक क्रांति लाने में इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। नए नए आविष्कार किए जाने लगे, नए नए मशीन का आविष्कार हुआ, वस्त्र उद्योग जिससे सफलतापूर्वक उसका विकास हुआ, परिवहन हुआ, संचार व्यवस्था एवं खनन उद्योगों में प्रगति आई। और आप प्रमुख आविष्कारकों में आप देख सकते हैं उनके आविष्कार। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी, रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम यानी स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया, कॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया, एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम, इली हिटनी ने कपास ओटने की मशीन, स्पिनिंग जेनी देखिए यहाँ है, वेनर ने कपड़ा पर छपाई करने का यंत्र, टॉमस बेल ने बेलनाकार छपाई मशीन, टॉमस न्यूकॉम ने पहला वाष्प इंजन बनाया। टॉमस न्यूकॉम ने पहला वाष्प इंजन बनाया, पहला वाष्प इंजन है। जेम्स वाट ने संशोधित वाष्प इंजन बनाए। वेसेमर लोहा को कठोर बनाने का तरीका ढूंढा, वेसेमर विधि। अब्राहम डर्बी ने लोहा गलाने की प्रक्रिया को ढूंढा। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप बनाए ताकि खानों में, जो कोयले के खानों में आग लग जाया करती थी मसाल जलाने से, जिससे मजदूर घायल होते थे, उनकी मृत्यु भी जलकर हो जाती थी, उसी की सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी लैंप बनाए हम्फ्री डेवी ने। जॉर्ज स्टीफेंसन ने वाष्प चालित रेल इंजन बनाए। रॉबर्ट फुल्टन ने वाष्प चालित पानी का जहाज का आविष्कार किया या बनाए। तो इन प्रमुख आविष्कारों ने यानी उन वैज्ञानिकों का योगदान ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण बना है। इंग्लैंड में कारखानेदारी प्रथा। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि कारखानेदारी प्रथा औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसे फैक्ट्री व्यवस्था भी कहा जाता है। कारखानेदारी प्रथा को ही फैक्ट्री व्यवस्था भी कहते हैं का उदय हुआ, विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम क्या है, तो फैक्ट्री व्यवस्था है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पहले कारखाने खुले, लेकिन उनका विकास इस सदी के अंतिम चरण में हुआ। धीरे धीरे, क्योंकि उस वक्त कारखाना की स्थापना किया जाना है, कच्चे माल को मंगाना है, बेचने के लिए बाज़ार की उपलब्धता होनी चाहिए, मजदूर होनी चाहिए, मुनाफा होगा कि नहीं होगा, ये सारे कुछ पूंजीपतियों को सोचना पड़ता था। लेकिन तब जाकर के अंतिम चरण में यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसका विकास नज़र आने लगा। उसके बाद 19वीं सदी आ गई। यानी 19वीं सदी के आरंभ तक इंग्लैंड में विशाल कारखाने खुल गए थे। इन कारखानों ने इंग्लैंड के भूदृश्य को ही बदल दिया, यानी अब शहरीकरण हो गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक कपास के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। उन लोग कपास इंडिया से भी ले जाया करते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई। कपास के आयात में भी भारी बढ़ोतरी हुई। विदेशों से कपास का आयात किया जाने लगा और इंग्लैंड में कपड़ा बुना जाने लगा, जिससे वस्त्र के उत्पादन में प्रगति हुई। कपास एवं उनके रेशे की कताई, कॉर्डिंग, ऐंठने एवं लपेटने की तकनीक खोजी गई। प्रति मजदूर उत्पादन भी बढ़ गया, क्योंकि मशीनीकरण हो गया। गैजेट का इस्तेमाल करने से समय की बचत होगी, वस्तुओं का उत्पादन अधिक होगा। और धीरे धीरे कताई बुनाई का काम हाथ से जो होता था वह बंद हो गई। अब सारा काम मशीन से किया जाने लगा, यानी कारखानेदारी यानी फैक्ट्री की व्यवस्था चल पड़ा। पहले कपड़ा गांव घरों में बनाया जाता था,
अब नई मशीनों के द्वारा यह काम कारखानों में किया जाने लगा। वस्त्र जो थे वह हथकरघा पर हाथ से जो गांधी जी चलाते हैं उन करघों से कपड़ा बुना जाता था, लेकिन जब यंत्र का आविष्कार हो गया तो अब कपड़ा कम समय में अधिक उत्पादन किया जाने लगा। उत्पादन की प्रक्रिया में बदलाव आ गई, कारखानों की स्थापना होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में उद्योग एवं व्यापार के नए नए केंद्र स्थापित किए जाने लगे। सूती वस्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र है मैनचेस्टर। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र का केंद्र बन गया। इंग्लैंड में लंकाशायर सूती वस्त्र का केंद्र है। दूसरा है मैनचेस्टर। 1805 के बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना, जहां बड़े भेड़ फार्म स्थापित किए गए। ब्रिटेन में रेशम उद्योग और सन उद्योग का भी विकास हुआ। 1805 में के बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना। औद्योगिक परिवर्तन का स्वरूप कैसा था, सो देखिए। औद्योगिक परिवर्तन सभी उद्योगों में समान रूप से नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, कपड़ा उद्योग है, चीनी उद्योग है, ढेर सारे उद्योग होते हैं, लौह इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। सारे उद्योगों में एक समान परिवर्तन तो आएगा नहीं, मुनासिब है धीरे धीरे आएगा। जिस उद्योग के लिए पर्याप्त मशीनीकरण हो गई होगी, यंत्र का आविष्कार हो गया होगा, पर्याप्त कच्चे माल मिल गए होंगे, उसका विकास होगा ज़्यादा। और न ही औद्योगिकरण के कारण सभी परंपरागत उद्योग समाप्त हो गए, यानी धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि औद्योगिकरण होने से, कल कारखानों की स्थापना होने से एकाएक यानी तुरंत 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही लघु उद्योग नष्ट हो गए, ऐसा नहीं हुआ। लघु उद्योग भी थे, लेकिन उनसे मजदूर लोग हटकर कारखानों में जाकर काम करने लगे और कुछ लघु उद्योग के मालिक उस लघु उद्योग को बड़े कारखानों में तब्दील कर दिए। पूंजी था उनके पास, भूमिपतियों से भी शेयर कर लिए। तो पहला देखिए सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग में सबसे अधिक उत्पादन बढ़ा, क्योंकि फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, स्वचालित इंजन का आविष्कार हो जाने से सूती वस्त्र उद्योग में ही औद्योगिक क्रांति नजर आई है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग बन गया कौन? सूती वस्त्र उद्योग। लौह इस्पात उद्योग देखिए, इसमें भी तेजी से विकास हुआ। इसका कारण था इंग्लैंड और उसके उपनिवेशों में रेल का विस्तार और रेल की पटरी के लिए, डिब्बे के लिए या तो फिर इंजन के लिए लौह इस्पात की आवश्यकता थी। कच्चे माल उसके पास उपलब्ध थे, उपनिवेशों से भी आ जाया करता था, जिसके कारण इंग्लैंड में लोहा और इस्पात उद्योग का तेजी से विकास हुआ। इस्पात उद्योग के साथ साथ कोयला और खनन उद्योग का भी विकास हुआ, क्योंकि इंजनों को चलाने के लिए कोयले की आवश्यकता थी, उनके पास पर्याप्त मात्रा में थे। खनन कर कोयला उत्पादन कर लिया करते थे। परंपरागत उद्योगों का महत्व यहाँ देखिए। औद्योगिकरण के फलस्वरूप भी परंपरागत उद्योग, जैसे जो लघु उद्योग थे जो पहले से चल रहे थे, उन उद्योगों का महत्व कम नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में विकसित उद्योगों में कार्यरत मजदूरों की संख्या 20% से अधिक नहीं थी। यद्यपि कपड़ा उद्योग विकसित स्थिति में था, फिर भी सारा उत्पादन कारखानों में ही नहीं होता था। वस्त्र उत्पादन का बहुत सारा काम अब भी घरेलू इकाइयों में किया जाता था और वहाँ से फिनिशिंग टच दिया जाता था लंदन में, एक अलग बात हुई। लेकिन अभी भी वस्त्र उद्योग लघु कारखानों में ही किया जाता था। वस्त्र का उत्पादन, तकनीकी बदलाव की धीमी गति। नई तकनीक एवं प्रौद्योगिकी व्यवहार की गति बहुत तीव्र ना होकर धीमी थी। वैसे भी कोई नए गैजेट लॉन्च होती है तो उस पर लोग विश्वास जताते हैं, उसके बाद तेजी आती है उसको खरीदने में,
उसी प्रकार जो नए मशीनीकरण हुआ था, नए नए मशीन का आविष्कार हुआ था, तो लोग तो पहले समझते थे क्या है, नहीं है, हाँ है। जब उसको देख लेते थे, जांच लेते थे, परख लेते थे, तब उससे फिर काम करना शुरू करते थे। जिसके का महंगी भी होती थी मशीनें, मशीनें महंगी भी होती थी, अधिक धन की आवश्यकता भी थी, उनके रखरखाव और मरम्मत पर भी खर्च होता था, जिसके कारण पूंजीपति लोग भी सोच समझकर इस व्यवसाय में उन यंत्रों को लगाते थे, जिसके कारण लघु उद्योग नष्ट नहीं हुए थे। 19वीं सदी के आरंभ तक इंग्लैंड में सिर्फ 321 वाष्प इंजन ही थे। जेम्स वाट द्वारा निर्मित भाप का इंजन बहुत अधिक लोकप्रिय रहा उस वक्त। भाप इंजन जो कोयला और पानी से चलता था, कोयले को जलाकर पानी को गर्म किया था, जिससे भाप बनती थी, ऊर्जा प्राप्त होता था। तो अन्य उद्योगों में इनकी संख्या कम थी। इससे पता लगता है कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाली मशीनों का व्यवहार धड़ल्ले से नहीं, बल्कि सोच समझकर पूंजीपति लोग करते थे, कारखाने में किया करते थे। 19वीं सदी के मध्य तक मशीन पर काम करने वाले मजदूरों की तुलना में परंपरागत ढंग से काम करने वाले मजदूरों की संख्या ही अधिक थी। यानी परंपरागत का अर्थ हो गया लघु कुटीर उद्योग में जो काम किया करते थे वैसे मजदूर, और कारखाना यानी मिल मजदूर, ये दोनों जब तुलना किया गया तो कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी अपेक्षाकृत। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण ने व्यापक रूप से इंग्लैंड के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। विश्व के अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, यानी उसका परिणाम क्या हुए। इंग्लैंड में औद्योगिकरण के परिणाम नंबर 1 आप लिखेंगे, कारखानेदारी प्रथा यानी फैक्ट्री व्यवस्था का विकास हुआ। फैक्ट्री व्यवस्था का विकास हुआ। नगरों के स्वरूप में परिवर्तन आए, नगरों के स्वरूप में परिवर्तन हुए। पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, बाल श्रम की प्रथा का विकास हुआ, स्त्री श्रम का विकास हुआ, यानी फैक्ट्रियों में, कारखानों में छोटे कम उम्र के मजदूर और महिला मजदूर भी काम करने लगे। श्रमिक आंदोलन का उदय हुआ, वो अपनी मांग के लिए श्रमिक लोग आंदोलन किया करते थे। उपनिवेशवाद का विकास हुआ, क्योंकि अधिक कच्चे माल की प्राप्ति हेतु और निर्मित वस्तुओं को बेचने हेतु बाजार की आवश्यकता थी। तो ऐसे देश, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन हो जाए, फ्रांस हो जाए, पुर्तगाल हो जाए, ये सारे देश दूसरे विश्व के अन्य क्षेत्रों पर अपना उपनिवेश बसाने लगे। कारखानेदारी यानी फैक्ट्री व्यवस्था का विकास देखें। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़ी संख्या में बड़े बड़े कारखाने खुले, जिनमें बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगे। इससे इंग्लैंड का दृश्य बदल गया। नगरों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। कारखानों की स्थापना से तत्कालीन नगरों का स्वरूप बदल गया। आधुनिक नगरों का उदय हुआ। नगरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ गया। अनेक नगर औद्योगिक केंद्र बन गए। वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। कारखाने की स्थापना होने से वहाँ मजदूर लोग रहने लगे, घर बसाकर, बनाकर। पूंजीपति औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, जिसमें कुलीन, संपन्न एवं व्यापारी अपनी अतिरिक्त पूंजी उद्योगों में निवेश करने लगे। इससे उद्योगों में पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण स्थापित हुआ। सामाजिक राजनीतिक जीवन पर भी उनका प्रभाव पड़ गया। साथ ही साथ श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ। एक पूंजीपति वर्ग अलग हो गए जो कारखाना स्थापित करते थे, जिनके पास पूंजी हुआ करता था, चाहे वो व्यापारी हो या तो फिर कारखाना के मालिक हो। दूसरी तरफ है श्रमिक लोग जो कारखानों में काम किया करते थे। ये अपना गांव घर छोड़कर आते थे, शहरों में आकर कारखाना में काम करते थे, परंतु इनकी स्थिति दयनीय थी, शोचनीय थी। वे शोषण के शिकार हुआ करते थे, गरीबी, भुखमरी के शिकार होते थे। उनका शोषण किया जाता था, अधिक समय काम करवाना, उन्हें मजदूरी के रूप में कम वेतन देना। बाल श्रम की प्रथा का विकास हुआ, यानी कम उम्र के लोग भी, बच्चे लोग भी, अभिभावक लोग उन बच्चों से काम कराने लगे ताकि आमदनी बढ़े परिवार का, और पारिवारिक स्थिति जो दयनीय थी वह उसमें सुधार आए। स्त्री श्रम का भी विकास हुआ। पुरुष लोग स्त्रियों से भी काम करवाने लगे ताकि
पारिवारिक आमदनी बढ़ सके। श्रमिक आंदोलन का उदय। अपनी स्थिति में सुधार के लिए श्रमिक संगठित होकर आंदोलन करने लगे। इन लोगों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल और प्रदर्शन का भी सहारा लिया। ये हुआ श्रमिक आंदोलन। मिल मजदूर। मजदूरों में कारखानों में काम करने वाले शोषित श्रमिक जिन्हें अधिक समय तक काम करवाने के बावजूद भी उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाती थी, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, जिसके कारण वे अपनी स्त्री और बच्चों से भी काम करवाया करते थे। वे श्रमिक संगठित हुए और आंदोलन किए, हड़ताल किए, प्रदर्शन किए मालिक के विरुद्ध। उपनिवेश का विकास यानी उपनिवेशवाद का विकास। उपनिवेश होता क्या है? जब एक शक्तिशाली अमीर राष्ट्र किसी दूसरे गरीब भूभाग पर या क्षेत्र पर या देश पर अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टिकोण से प्रभुत्व स्थापित करता है, उस पर शासन करता है, लॉ एंड ऑर्डर चलाता है, तब हम उसे उपनिवेशवाद कहते हैं और उस क्षेत्र को उपनिवेश कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति एवं उत्पादित सामान को खपत करने के लिए बाजारों की आवश्यकता थी, जिसके कारण ये देश यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है, फ्रांस, पुर्तगाल, ये सब दूसरे देशों पर, विश्व के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार करने लगे, जिससे उपनिवेशवाद का विकास हुआ, उदय हुआ। इंग्लैंड में फैक्ट्री व्यवस्था, कारखानों का आविष्कार हो जाने से शहरों का, नगरों की व्यवस्था बदल गई, रूपरेखा बदल गई। वहाँ मजदूर लोग जाकर बसने लगे, जिससे आवास की समस्या हुई। शहरों में काम ढूंढने और आवासीय समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे इंग्लैंड में श्रमिकों की आजीविका और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहाँ तक कि छटनी की समस्या का भी सामना करना पड़ा उन मजदूरों को। यानी मिल मालिक, कारखाने के मालिक श्रमिकों को छटनी कर दिया करते थे, नौकरी से हटा दिया करते थे। जो मजदूर काम की तलाश में शहरों में ठहर जाते थे, जहाँ छोटे मोटे काम मिलने की संभावना रहती थी, ऐसे श्रमिक का जीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया। पर्याप्त मजदूरी की कमी थी। काम के बदले श्रमिकों को जीवन निर्वाह लायक उचित वेतन भी नहीं मिल पाता था। मजदूरों द्वारा मशीनीकरण का विरोध भी किया गया, क्योंकि मशीनीकरण हो जाने से जहाँ 10 आदमी काम किया करता था, 10 मजदूर काम किया करता था, जितना वस्तुओं का उत्पादन होता था उतना अब एक मशीन करने लगा। एक मशीन पर एक व्यक्ति काम करते थे, बाकी 9 व्यक्ति क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। तो उन मजदूरों ने मशीनीकरण का विरोध भी किया, लेकिन मिल मालिक को, कारखाने के मालिक को क्या था? कम पूंजी लगाकर अधिक मुनाफा कमाना था। उन्हें क्या मतलब है मजदूर लोगों को वेतन मिले या ना मिले, भूख मरे या कुछ करे? उन्हें तो अपने फायदे से मतलब था ना। इससे मजदूर लोग मशीनीकरण का विरोध भी किए, छटनी भी किया जाने लगा। जब स्पिनिंग जेनी आ गया तो मशीन के व्यवहार से महिलाओं को अपना रोजगार छीनने की आशंका थी। उस वक्त देखिए 1790 ईस्वी में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए की गई थी। उसने लिखा, क्योंकि अपनी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छीन गया था, ऊन उत्पादन में अभी अपनाई गई ऊल भेड़ों से प्राप्त ऊन मशीनों को वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए, जिससे बेकारी की समस्या कुछ कम हुई। ऐसा शहरों में निर्माण कार्यों में तेजी हुआ। लंदन और अन्य शहरों में परिवहन के साधनों का विकास किया गया। इसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण भी किया गया, रेलवे लाइन का विस्तार हुआ, सुरंगें बनाई गई, रेलवे स्टेशन बनाए गए, नदियों पर पुल बनाए गए, नालियां का निर्माण हुआ, तटबंध बनाए गए, जिससे रोजगार भी उपलब्ध हुए। इससे परिवहन उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जैसे चालक हो, वाहनों को चलाने वाला, उसमें मजदूर हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला, इस सब का विकास हुआ। अब वहाँ बात आती है श्रमिक आंदोलन की। औद्योगिकरण का व्यापक प्रभाव उनकी आजीविका और उनके जीवन पर पड़ा।
मशीनीकरण हो जाने से वे लोग बेरोजगार हो गए। छटनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कारखानों से मजदूरों को छटनी किया जाने लगा, वे बेरोजगार हो गए। किसान लोग जो खेती छोड़कर मजदूरी करने गए थे वो भी बेरोजगार हो गए। उन्हें अपर्याप्त मजदूरी मिलती थी, पर्याप्त मात्रा में मजदूरी नहीं दिया जाता था, जिससे उनका जीवन का निर्वहन नहीं होता था। तो 1832 ईस्वी में मजदूर आंदोलन के प्रभाव से सुधार अधिनियम पारित हुआ। लंदन श्रमिक संघ की स्थापना हुई। 1838 में लंदन श्रमिक संघ के निर्देशन में चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ। इसे श्रमिकों का पहला संगठित आंदोलन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसे आप याद रखेंगे। 1832 में सुधार अधिनियम, लंदन श्रमिक संघ की स्थापना, 1838 में लंदन श्रमिक संघ के निर्देशन में चार्टिस्ट आंदोलन का आरंभ होना। 1928 में इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई। 1928 में वयस्क मताधिकार कब मिला? 1928 में। मजदूरों ने समय समय पर अन्य आंदोलन भी किए। मजदूरों ने कारखानों में काम की अवधि निर्धारित करने के लिए 10 घंटे का आंदोलन भी चलाया। अपनी मांगों की पूर्ति के लिए उन लोगों ने हड़तालें भी की। 1889 में लंदन के गोदी कर्मचारियों ने बड़ी हड़ताल की। श्रमिक आंदोलनों को देखते हुए सरकार ने उनकी स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक सुधार नियम पारित किए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार की स्थापना के बाद मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के प्रयासों से उनकी स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। लेबर पार्टी की सरकार कब बना? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में पहली बार। यहाँ भी अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए श्रमिकों ने संगठन बनाए और हड़ताल भी किए। अब आइए इंडिया। भारत में निरुद्योगीकरण। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव उसके उपनिवेशों पर भी पड़ा। भारत क्या था? इंग्लैंड का उपनिवेश था। उपनिवेशों के संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर अपने उद्योग और व्यापार का विकास करने की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। यानी भारत से वो कच्चे माल ले जाता और निर्मित माल को फिर वह भारत में ही बेचता। इंग्लैंड का सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश भारत था। भारत से कच्चे माल का आयात करने और इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित वस्तुओं का भारत में निर्यात करने की नीति सरकार ने अपनाई। इसके लिए सुनियोजित रूप से भारतीय उद्योग, विशेषतः वस्त्र उद्योग को नष्ट कर दिया गया ताकि वह लंदन में निर्मित वस्त्रों का उपयोग कर सके भारतीय लोग। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग, विशेषतः वस्त्र उद्योग, विश्वविख्यात था। अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके उत्पादन और वितरण पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1823 में चार्टर एक्ट पारित होने के बाद, चार्टर एक्ट कब पारित हुआ? 1813 में। 1813 में चार्टर एक्ट पारित होने के बाद सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार की औद्योगिक नीतियों में कौन कौन शामिल है? मुक्त व्यापार की नीति, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाने, रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात को बढ़ावा देने इत्यादि के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ। भारतीय उद्योगों के विनाश के मुख्य कारण क्या क्या थे? मुक्त व्यापार की नीति, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क, रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात को बढ़ावा देना। कारखानों की स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी जिससे देसी उद्योग अपना महत्व खोने लगे। इससे भारतीय उद्योगों का निरुद्योगीकरण हुआ यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उद्योग जो थे भारतीय उद्योग उसका नष्ट होना। भारतीय वस्त्र उद्योग देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय वस्त्र, प्राचीन काल से ही भारत का वस्त्र उद्योग अत्यंत विकसित स्थिति में था। यहाँ विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे। उनमें महीन सूत यानी मलमल और रेशमी वस्त्र मुख्य थे। उनकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक थी। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में मलमल का निर्यात रोम को किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग लंबे समय तक बनी रही। इसका मुख्य कारण था कि जहां अन्य देशों में मोटा सूत बनाया जाता था, वहीं भारत में महीन किस्म का सूत बनाया जाता था, जिससे महीन सूती वस्त्र बनाया जाए। इसलिए आर्मेनियन और फारसी व्यापारी पंजाब, अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के मार्ग से भारतीय सामान ले जाकर बेचते थे।
महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लादकर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। मध्य एशिया से इन्हें यूरोपीय मंडियों में भेजा जाता था। रेशम का व्यापार रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट से होता था। यह मार्ग चीन से आरंभ होकर मध्य एशिया होते हुए रोमन साम्राज्य तक जाता था। इसकी एक शाखा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत होते हुए भारत आकर विख्यात उत्तरी मार्ग से जुड़ जाती है। जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग है, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है। पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित सूरत एक बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ से खाड़ी क्षेत्र और लाल सागर के बंदरगाहों से आयात निर्यात होता था। कोरोमंडल तट पर स्थित मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापारिक संबंध थे। हुगली नदी है बंगाल की, हुगली नदी जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। बंदरगाह था, यहाँ से शिप के सहायता से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1700 कुछ ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता सुदृढ़ भारत में हो रही थी। उस समय भारतीय व्यापार और राजनीति पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। उस समय भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां में प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई, क्योंकि ये दोनों भारत को उपनिवेश पूर्ण रूप से बनाना चाहते थे। 3 कर्नाटक युद्ध हुए 1746 से 48 तक, 1749 से 54 तक, 1758 से 63 तक। ये 3 कर्नाटक युद्धों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में मदद किया, क्योंकि तीनों युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई। इसमें फ्रांसीसी कंपनियों की हार हुई और बंगाल में पूर्ण रूप से फ्रांसीसियों का प्रभाव समाप्त हो गया। कर्नाटक युद्ध से भी अधिक निर्णायक प्लासी का युद्ध हुआ, जो 1757 ईस्वी में, और बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुए। इससे बंगाल में कंपनी राज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। 1765 में इलाहाबाद संधि हुई, जिसके द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अर्थ होता है राजस्व वसूलने का अधिकार। लगान, टैक्स, भूमि कर को दीवानी कहा जाता है। टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया। इसका लाभ उठाकर कंपनी ने अपने व्यापार का विकास किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के आरंभिक चरण तक भारत के वस्त्र निर्माण में यानी निर्यात में गिरावट नहीं आई थी। उस समय तक भारतीय वस्त्र का निर्यात हो रहा था। भारतीय वस्त्रों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बनी हुई थी। इसका कारण था कि ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग उस समय तक विकसित स्थिति में नहीं पहुंचा था। फैक्ट्री व्यवस्था तो स्थापित हो गई थी ब्रिटेन में, फिर भी ब्रिटेन में निर्मित वस्त्र का मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बढ़ी थी, बल्कि उस समय तक भारतीय वस्त्र ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक रहे थे। बंगाल में राजनीतिक सत्ता की स्थापना के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय बुनकरों से कपड़ा प्राप्त कर उनका निर्यात करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसका लाभ स्थानीय व्यापारी लोग उठाते थे, क्योंकि वे लोग बुनकरों से यानी भारतीय बुनकरों से वस्त्र खरीद लेते थे और उसकी ऊंची कीमत देने वाले कंपनियों को बेचते थे। इसका कुछ लाभ बुनकरों को भी मिलता था। कंपनी राज की स्थापना से परिदृश्य बदल गया, क्योंकि प्लासी का युद्ध के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। सूती वस्त्र उद्योग में प्रतिद्वंदिता को समाप्त कर उस पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण एवं प्रबंधन की एक नई नीति अपनाई, जिससे उसे वस्त्र की आपूर्ति लगातार होती रही।
इसके लिए कंपनी ने कई कदम उठाए। उनमें से एक था गुमास्तों की नियुक्ति। अब गुमास्ता कहाँ किन्हें जाता है सोच समझिए। एकाधिकार स्थापित करने के लिए बिचौलियों को समाप्त करना एवं बुनकरों पर सीधा नियंत्रण रखना, अर्थात कपड़ा बुनकर जो थे उन पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नियमित कर्मचारी नियुक्त किए जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। इनका काम बुनकरों पर नियंत्रण रखना, उनसे कपड़ा खरीदना यानी इकट्ठा करना तथा बुने हुए वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच करना था। अब बुनकर गुमास्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करने को बाध्य हो गए। सेकंड पॉइंट है बुनकरों को पेशगी की व्यवस्था यानी अग्रिम राशि देना। बुनकरों ने से स्वयं तैयार सामान प्राप्त करने के लिए कंपनी ने अग्रिम राशि या पेशगी देने की नई नीति अपनाई। अग्रिम प्राप्त कर बुनकर अब सिर्फ कंपनी के लिए ही वस्त्र तैयार कर सकते थे, क्योंकि मुसीबतों में या ज़रूरत पर उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्तगार लोग या तो फिर डायरेक्ट सीधे बड़े बड़े व्यापारी बुनकरों को आकर अग्रिम राशि दे देते थे, जिससे अब उनके अधीन वो हो गए, क्योंकि पैसा अग्रिम लेने के बाद अब वे अपने निर्मित वस्त्रों को किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया गया। कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण मुहैया कौन करा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमास्ताओं को सौंप दिया गया था ये सारा काम कि अग्रिम राशि बुनकरों को पेश किया जाए और अग्रिम राशि और कर्ज से कपड़ा तैयार कर बुनकरों को माल गुमास्ताओं को सौंपना पड़ा। ये दो पॉइंट जो थे, ये दो कदम को उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों द्वारा निर्मित वस्त्र पर एकाधिकार प्राप्त कर लिए। अब उन्हें ये वस्त्र ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी लोग ही खरीद पाते थे। कुछ नई व्यवस्थाएं भी की गई जिसका बुनकरों पर प्रभाव पड़ा। फर्स्ट है वस्त्र उत्पादन में वृद्धि हुई। पेशगी की व्यवस्था से बुनकर लोग तो लाभान्वित हुए। वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक वस्त्र तैयार करने लगे। कर्ज लेकर वे आवश्यक कच्चा माल भी लाते थे। अधिक कमाई की आस में वे अपना सारा धन और ध्यान और समय कपड़ा तैयार करने में लगा दिए। जिन बुनकरों के पास खेती योग्य छोटे पट्टे पर जमीन थी, उन लोगों ने खेती छोड़ दी। अपनी ज़मीन उन लोगों ने भाड़े पर दूसरों को खेती के लिए दे दिया और कपड़ा तैयार करने लगे ताकि अधिक से अधिक उन्हें धन प्राप्त कर सकें। इनमें वे अपने परिवार के बच्चे, स्त्रियों को भी शामिल कर लिया। कपड़ा की बुनाई में अब बुनकर के परिवार के बच्चे और स्त्री भी भाग लेने लगे। इससे वस्त्र का उत्पादन बढ़ गया और बाजार में इसकी आपूर्ति बनी रही। बुनकरों और गुमास्ताओं में टकराहट, जाहिर सी बात है, पैसों के लिए होगा। आरंभ में यह व्यवस्था तो सुचारू रूप से चलती रही, परंतु धीरे धीरे गुमास्ताओं और बुनकरों के संबंध बिगड़ने लगे। गुमास्तों की बहाली के पहले बुनकरों से काम करवाने वाले सौदागर गांव में बुनकर के साथ ही रहते थे। जो व्यापारी या सौदागर बोलिए, तो गुमास्ताओं के पहले ये सौदागर व्यापारी लोग बुनकरों के साथ रहकर ही कपड़ा बनवा लेते थे। सुख दुख में उनका साथ भी देते थे, जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता भी करते थे। सौदागर लोग बुनकरों को सहायता भी करते थे, लेकिन गुमास्ताओं में ऐसा था नहीं। वे पहले अग्रिम राशि मुहैया करा दिए, दे दिए, उसके बाद वे सिर्फ नियंत्रण रखते थे, उसके बाद उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन गुमास्ता लोग जो थे वे कंपनी के वेतनभोगी कर्मचारी थे। वे वेतन प्राप्त करते थे और अपना ड्यूटी करते थे, काम करते थे, यानी बुनकरों को पेशगी देना, उससे कपड़ा लेना, इकट्ठा करना। उनका काम सिर्फ बुनकरों को पेशगी देकर काम करवाना था, तैयार माल वसूल करना था, बस इतना ही काम था। इस प्रक्रिया में वे अन्यायपूर्ण व्यवहार करते थे।
वे बुनकरों के साथ नौकरों जैसा पेश कर आते थे। माल की वसूली के लिए वे सिपाही और अपने से छोटे कर्मचारी के साथ गांव में आकर अपना धौंस जमाते थे। गांव में आकर बुनकरों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया करते थे। अगर कोई बुनकर नियत समय पर माल उपलब्ध नहीं करा पाता था तो उसे दंडित करते थे, उसे शारीरिक यातना दी जाती थी। इससे बुनकर एक प्रकार से कंपनी और गुमास्ता के गुलाम बन गए। उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। निर्धारित मूल्य पर ही उन्हें कंपनी को माल देना पड़ता था। पेशगी और कर्ज लेने से वे कंपनी के अधीन हो गए थे, क्योंकि उनसे पैसे ले लिए तो उनके अधीन हो गए बुनकर लोग। बुनकरों का पलायन। गुमास्ताओं के ऐसे रवैये व्यवहार के कारण बुनकर पलायन करेंगे, वे काम करना बंद करेंगे, भागेंगे। अधिक दिनों तक शोषणयुक्त व्यवस्था में काम नहीं करना चाह रहे थे बुनकर लोग। बंगाल में अनेक बुनकरों ने वस्त्र बुनना ही छोड़ दिया। प्रारंभ में जो खेती करना छोड़कर कपड़ा बुनने लगे, अब गुमास्ताओं के अन्यायपूर्ण व्यवहार से कपड़ा बुनना छोड़कर वे वहाँ से पलायन करने लगे। अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव रिश्तेदारों के पास जाकर बसने लगे। वे वहीं करघा लगा लेते थे। कहा जाता है कि वस्त्र नहीं बुनने के लिए बंगाल में कुछ बुनकरों ने अपने अंगूठे तक कटवा लिए थे। कभी कभी बुनकरों ने संगठित होकर स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से कंपनी के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। बुनकरों ने पेशगी और कर्ज लौटाने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने वस्त्र बुनने का व्यवसाय ही छोड़ दिया। अनेक बुनकर खेतिहर मजदूर भी बन गए। इस प्रकार बुनकरों के दुर्दिन दिन आ गए। अन्य कारणों से भी बुनकरों की स्थिति दयनीय हो गई। अब इंग्लैंड में बने वस्त्र का भारत में आयात हुआ। अब यहाँ से एक और कदम उठकर आता है कि जब वस्त्र बनना कम हो गया, लेकिन उसकी मांग तो थी ही, तब इंग्लैंड से वस्त्र लॉन्च की गई भारत में। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास हुआ। कपड़ा के उत्पादन में तेजी से विकास हुआ। इसकी खपत के लिए इंग्लैंड को भारतीय वस्त्रों का आयात कम करना पड़ा और इंग्लैंड में उत्पादित वस्त्र का निर्यात करना पड़ा। अपने वस्त्र की खपत के लिए ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादकों एवं उद्योगपतियों ने दो बातों के लिए सरकार पर दबाव बनाया। फर्स्ट था, इंग्लैंड में बाहर से आयातित वस्त्र पर आयात शुल्क लगाया जाए। इससे मैनचेस्टर, जो इंग्लैंड में वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, उनमें वहाँ बने कपड़े सस्ते होंगे और बिना प्रतिस्पर्धा के, बिना कंपटीशन के बाज़ारों में बिकेंगे। इसलिए उन्होंने आयात शुल्क ही हटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बाज़ारों में इंग्लैंड में बने वस्त्रों को बेचे। इससे इंग्लैंड का वस्त्र निर्यात बढ़ेगा और उसकी माल की खपत बढ़ेगी। इंग्लैंड द्वारा देसी वस्त्र उद्योग की संरक्षण देने की इस नीति का लाभदायक परिणाम निकला। इंग्लैंड में भारतीय वस्त्र का आयात घट गया। भारत के कपड़ा निर्यात में तेजी से गिरावट आई। 1850 में भारतीय आयात का 31% था, जो बढ़कर 1870 तक 50% से भी अधिक हो गया। गुमास्तकारों ने अहम भूमिका निभाई। भारतीय जो लघु कुटीर उद्योग थे उसको बर्बाद करने में। साथ ही जो व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया कि गुमास्ताओं का नियुक्त कर देंगे, तो अब हमें व्यापार का उत्पाद बढ़ेगा, ऐसा सोचा। लेकिन गुमास्ताओं ने कुछ मनमानी करने लगा। वह अन्यायपूर्ण व्यवहार करने लगा बुनकरों के साथ, जिससे कहा जाता है कि कुछ बुनकर ने अंगूठे ही कटवा लिए, कुछ पलायन कर गए, खेतिहर मजदूर बन गए। ये सब कारण बन रहा था इंग्लैंड में बने वस्त्र के भारत में आगमन और भारत आकर बिकने का एक कारण, मुख्य कारण बना। बाद पॉइंट आता है भारत में औद्योगिकरण। औपनिवेशिक काल में भारत में उस प्रकार की औद्योगिक क्रांति नहीं आई जैसी इंग्लैंड में आई थी। 50 से 60 के दशक में, यानी 19वीं शताब्दी के 50 से 60 के दशक में भारत में भी कारखाने स्थापित किए गए। पहला कारखाना 1854 में बम्बई में खुला। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, भारत में वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1854 ईस्वी में बम्बई में खोला गया, जो कि कपड़ा बनाने का मिल था। वहाँ पारसी, गुजराती और बोहरा समुदाय के लोग सूती धागा और कपड़ा बनाने के उद्योग में लगे थे। उसकी सहायता से पारसी व्यवसायी कावसजी नानाजी दाभार ने पहली कपड़ा मिल लगाई।
इस समय से वस्त्र उद्योग आरंभ हुआ। 1862 ईस्वी तक बम्बई में 4 कपड़ा मिलें खुली। 1862 तक आते आते 4 कपड़ा मिलें खुली। धीरे धीरे अहमदाबाद, कानपुर में भी कपड़ा मिलें स्थापित की गई। 1860 में कानपुर में एल्गिन मिल तथा 1874 में मद्रास में पहली कपड़ा मिल खुली। बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र बन गए। इसका प्रमुख कारण था इन स्थानों पर कच्चे माल और श्रमिकों की आपूर्ति की सुविधा थी, यानी आसानी से कच्चे माल और श्रमिक मिल जाते थे। ये तीनों केंद्र आवागमन के साधनों द्वारा जुड़े हुए थे तथा मिल खोलने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध थी। धीरे धीरे अन्य स्थानों में भी कपड़ा मिलें खुली। 1880 से 1895 तक, यानी इन 15 सालों तक सूती मिलों की संख्या भारत में 39 से भी अधिक हो गई। 1905 तक भारत में करीब 206 कपड़ा मिलें की स्थापना हो गई। इनमें 2 लाख श्रमिक काम भी करने लगे। अधिकांश मिलों में पारसी व्यवसायी लगे हुए थे। इसी समय जूट मिलें भी खुली। पहली जूट मिल बंगाल में रिसरा नामक स्थान में 1859 में खोली गई। 1 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पहली जूट मिल बंगाल में रिसरा नामक स्थान में 1859 में खोली गई। वस्त्र उद्योग के समान जूट उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ। इस उद्योग का विकास पैकिंग सामग्री से जूट, बोरा, चाट इत्यादि बनाने में किया जाता था। जूट उद्योग का विकास सबसे अधिक तत्कालीन बंगाल के हुगली जिला में हुआ, क्योंकि वहाँ पटसन बहुत अधिक उपजाया जाता था। 1901 तक बंगाल में 36 से अधिक पटसन कारखाना कार्यरत थे, जिनमें 1 लाख से भी अधिक श्रमिक काम किया करते थे। भारतीय उद्यमी, देसी उद्योगों में धन भारतीय उद्यमी लगा रहे थे। देश में अनेक उद्यमी थे। इनमें बहुतों ने चीन के साथ होने वाले व्यापार से धन कमाया था। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीन को अफीम का निर्यात बड़े स्तर पर करती थी। अफीम के बदले में कंपनी चीन से चाय खरीदकर उसे इंग्लैंड में बेचती थी। इस अफीम व्यापार में बहुत से भारतीय भी विभिन्न रूपों में भाग लेते थे। इस व्यवसाय में उन लोगों ने धन लगाया, वे अफीम खरीदकर कंपनी को पहुंचाते थे तथा जहाज़ों में लदवा कर वे इसका निर्यात करवाते थे। बिचौलियों का भी काम करते थे, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होता था। उनके पास इतना अधिक धन हो गया कि वे इसे उन लोगों ने विभिन्न उद्यमों में लगाना आरंभ किया। उदाहरण में एक थे जमशेदजी जीजी भोये, जो एक पारसी बुनकर के पुत्र थे। चीन के साथ व्यापार में बहुत अधिक धन कमाया। इसे उन्होंने जहाज रानी में लगाया। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा तैयार हो गया। बंगाल के विख्यात उद्यमी थे द्वारकानाथ टैगोर। उन्होंने भी चीनी व्यापार से बहुत धन कमाया था। उन्होंने अपना धन विभिन्न उद्योगों में लगाया। उनका मानना था कि भारत के विकास के लिए उसका पश्चिमीकरण एवं औद्योगिकरण आवश्यक है। अतः उन्होंने जहाज रानी, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में व्यावसायिक निवेश किए। द्वारकानाथ टैगोर और जमशेदजी जीजी भोये को उद्यमों में भारी घाटा भी उठाना पड़ा उस समय, क्योंकि संयुक्त उद्यम कंपनियां की स्थापना हुई थी। व्यावसायिक संकटों के कारण द्वारकानाथ टैगोर के सारे उद्यम समाप्त हो गए। जमशेदजी को अंग्रेजी और अमेरिकी जहाजी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा कारण अपने सारे जहाज उन्हें बेचने पड़े। कुछ उद्यमी अधिक भाग्यशाली थे। इन लोगों ने भारत चीन व्यापार में धन लगाकर जो लाभ कमाया। बम्बई में डिंसा पेटिट, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, जो पारसी मूल के थे, उन्होंने चीन को अफीम और इंग्लैंड को कपास का निर्यात कर बहुत अधिक धन कमा लिए थे। इसे उन लोगों ने उद्योगों की स्थापना में निवेश किया। मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीनी व्यापार से अधिक धन कमाए। 1917 में उन्होंने कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल की स्थापना की। जीडी बिरला के पूर्वजों ने भी अनेक उद्योग स्थापित किए थे। भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई पूंजी चीनी व्यापार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी आई। खासकर जमशेदजी, द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकुमचंद, जीडी बिरला, ये सारे भारतीय उद्यमी थे। ये सबों ने चीन से व्यापार के समय, अन्य अफीम निर्यात के समय अत्यधिक धन कमाए थे, जिसका उपयोग उन्होंने भारतीय उद्योग को विकास में लगाया। हालांकि इनसे द्वारकानाथ और जमशेदजी जीजी भोये को नुकसान भी उठाना पड़ा। इस तरह से भारतीय उद्योगों का प्रबंधन भी प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपियनों के ही हाथों में रहा, क्योंकि भारतीय व्यवसायी को जहाजरानी उद्योगों से भी
बाहर कर दिया गया था। भारतीय व्यवसायी अब सिर्फ कपास, अफीम, नील एवं गेहूं जैसे खाद्यान्नों का ही निर्यात कर सकते थे। भारतीय व्यवसायी सिर्फ कपास, अफीम, नील और गेहूं जैसे खाद्यान्न का ही निर्यात कर सकते थे। अगर कहा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में प्रारंभ हुई, उसके पहले भारत में औद्योगिक विकास की नींव डाली जा चुकी थी और भारत में भी औद्योगिक विकास धीरे धीरे होने लगे। इनमें चाय उद्योग, कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग जैसे धीरे धीरे उत्पादनों में वृद्धि होने लगा। उसका निर्यात में बढ़ावा मिली। भारतीय उद्यमियों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना का उस समय अभाव था, जिसके कारण विकास भारतीय उद्योग का जो हो रहा था बहुत धीरे धीरे हो रहा था। भारत में बहुत बड़े स्तर पर इंग्लैंड में बने कपड़े का आयात हुआ। बाजार में मैनचेस्टर के बने कपड़ों की बाढ़ सी आ गई भारतीय बाजार में। उनका फिनिशिंग टच यानी दिखने में उसकी जो क्वालिटी होती थी, दिखने में मैं बोल रहा हूँ, शोभा में अच्छी थी भारतीय कपड़ों के मुताबिक, तो उनका वस्त्र भारतीय बाज़ारों में अधिक बिकने लगा। भारतीय सूती मिलों में जो कपड़े बनते थे उनके सूती धागे मोटे होते थे। हथकरघा पर बुनकरों द्वारा बुना जाता था, जिसके कारण इनका वस्त्र नहीं बिक पाता था। भारतीय उद्योगों को स्वदेशी आंदोलन ने भी प्रभावित किया। जो आंदोलन चलाए गए बायकॉट का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी का इस्तेमाल करो, यह बहुत प्रभाव डाला। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का व्यापक रूप से विकास हुआ। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया। भारतीय लोग नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, लेकिन ऐसा हुआ, जिससे भारतीय लोग उनसे खफा हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी से। इस आंदोलन ने स्वदेशी की भावना बलवती की। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि 1857 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से उठकर भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश शासन में चली गई थी। इस आंदोलन ने स्वदेशी की भावना को बढ़ावा दिया। अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 1912 तक सूती वस्त्र उत्पादन दुगना हो गया। इससे भारतीय सूती वस्त्र का उत्पादन दुगना हो गया, क्योंकि वह बिकने लगे। उद्योगपतियों ने अपने को संगठित कर लिया, यानी स्वदेशी आंदोलन ने बहुत प्रभाव डाला इस पर। 20वीं सदी के आरंभ तक चीन को निर्यात किए जाने वाले सूती धागे की मात्रा में कुछ गिरावट आई। इसका कारण था चीनी बाजारों में चीन और जापान के बने वस्त्रों की भरमार थी। निर्यात में आई कमी की क्षतिपूर्ति के लिए भारतीय उद्यमियों ने सूती मिलों में वस्त्र का उत्पादन बढ़ा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण में तेजी से विकास हुआ। भारत में मैनचेस्टर में बनने वाले वस्त्र का उत्पादन में गिरावट आ गया। उस समय भारतीय उद्यमियों को अपने बनाए वस्त्र की खपत के लिए देश में ही बहुत बड़ा बाजार मिल गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सूती वस्त्रों का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। विश्व युद्ध के लंबा खींचने पर, क्योंकि 1914 से 18 तक चली, भारतीय उद्योगपतियों ने वीर सैनिकों की आवश्यकता के लिए सामान बनाकर मुनाफा कमाना आरंभ किया। सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देसी कारखानों में भी सैनिकों के वर्दी, जूते, जूट की बोरियां, टेंट, जीन इत्यादि बनाए जाने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण। घरेलू बाजारों पर देसी उद्योगपतियों का नियंत्रण। घरेलू बाजारों पर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्थितियाँ कुछ बदली, उसमें कुछ परिवर्तन आया। भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर के बने सामान पहले वाली स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया। विश्व युद्ध के बाद भारतीय वस्त्र बाजार में कहीं न कहीं अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा था। युद्ध के कारण इंग्लैंड अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण नहीं कर पाया। इस समय अमेरिका, जर्मनी और जापान औद्योगिकरण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उस समय अमेरिका, जर्मनी और जापान आगे बढ़ रहे थे औद्योगिकरण में, लेकिन युद्ध के कारण इंग्लैंड अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण नहीं कर पाया, जिसके कारण उसके वस्त्रों की निर्यात में काफ़ी गिरावट आई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण में तेजी आई। भारत में भारतीय पूंजी निवेश बढ़ गया और अनेक नए उद्यम स्थापित किए गए। उस समय घनश्याम दास बिड़ला ने
कार्यरत कारखाने खरीद कर उन्हें चलाया, जैसे केशवराव काटन मिल, मार्टन चीनी मिल, ये सब मिलों को वे खरीद कर पुनः स्थापना किए। 1919 में बिड़ला जूट कंपनी, 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव सूती कारखाना भी खोला गया। इस प्रकार भारत के प्रमुख कुछ इस्पात कारखाने थे, जिनमें JN टाटा ने 1907 में स्वर्णरेखा घाटी साक्षी जमशेदपुर नामक स्थान पर कारखाना खोला था। उनमें थे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, सलेम, विशाखापत्तनम, विजयनगर। 1916 में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य भारतीय उद्योग तथा व्यापार से संबंधित उन क्षेत्रों का पता लगाना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारतीय उद्यमियों के प्रयास के कारण भारत में कई प्रमुख इस्पात कारखाने खुले, जिनमें से इंडियन आयरन थे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, बोकारो स्टील प्लांट था, दुर्गापुर स्टील प्लांट था, ये सारा राउरकेला था। 1921 में राजस्व उद्योग की नियुक्ति की गई, राजस्व आयोग की नियुक्ति की गई। 1916 में औद्योगिक आयुक्त, 1921 में राजस्व आयोग की स्थापना हुई। इसके सुझाव पर 1924 में टीन, कागज, केमिकल, चीनी तथा अन्य उद्योग की स्थापना किया गया। धीरे धीरे भारतीय वस्तुओं का उत्पादन में वृद्धि हो रहा था, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद औद्योगिकरण तेजी से विकास हुआ। भारत में औद्योगिकरण के प्रभाव, औद्योगिकरण से भारत में उद्योगों का विकास हुआ, नगरीकरण को भी बढ़ावा मिली। इनमें औद्योगिकरण के कारण पुराने नगर जैसे बम्बई, कलकत्ता की समृद्धि में वृद्धि हो गई, तो बिहार में अन्य झारखंड सहित कई नए नगर भी विकसित हुए, जैसे जमशेदपुर, बोकारो, सिंदरी, धनबाद, डालमिया नगर। ये सब भारत में औद्योगिकरण के प्रभाव देखे गए कि नगरीकरण हुई, उद्योगों का विकास हुआ, कई कपड़ा मिल, इस्पात कारखाना खुला। कुटीर उद्योगों की अवनति, जिससे कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे। कृषि एवं उद्योग का संतुलन नष्ट हो गया, क्योंकि अब कुछ मजदूर, अधिकांश मजदूर लोग कारखानों में काम करने लगे, जिससे कृषि व्यवसाय मंद पड़ गया, पीछे छूट गया। सामाजिक विभाजन भी हुई, क्योंकि भारत में औद्योगिकरण के विकास के साथ नए नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। कल कारखानों में निवेश करने वाले पूंजीपति बन गए, उत्पादन और वितरण पर उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा वर्ग कारखाना में कार्यरत श्रमिक का था, यानी श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। देखने को मिलता है जो श्रम पद्धति का उदय है। कारखानेदारी प्रथा के विकास ने श्रम पद्धति को जन्म दिया। शहरों में स्थित कारखानों में काम करने के लिए श्रमिक गांव छोड़कर शहर में आकर बसने लगे, जिससे स्लम्स एरिया यानी गंदी बस्तियों का निर्माण हुआ। कारखाना के इर्द गिर्द मजदूर लोग बस्ती बसाकर रहने लगे, नारकीय जीवन व्यतीत करने लगे, उसी को स्लम्स पद्धति कहा गया। श्रमिक वर्ग एवं श्रमिक आंदोलन भी हुए। श्रमिक अपनी अधिकार की प्राप्ति के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, उचित मजदूरी प्राप्त करने के लिए समय समय पर वे आंदोलन करते रहे, क्योंकि श्रमिक का शोषण किया जाता था। व्यापारी लोग और पूंजीपति लोग, कारखाना के मालिक लोग श्रमिक से अधिक समय काम करवाते, बदले में मुनाफा अधिक कमाने के उद्देश्य से मजदूरी कम दिया करते थे। न्यूनतम मजदूरी पर उन्हें रखा जाता था, इससे उनका शोषण होता था। अतः श्रमिक वर्ग का उदय हुआ और कई श्रमिक आंदोलन भी हुए, हड़तालें हुई, ये सारे श्रमिक संगठित हुए। 1947 में भारत विभाजन से मजदूरों की स्थिति में कुछ गिरावट आई, बेरोजगारी बढ़ गई, मजदूर संगठन में भी फूट पड़ गई, तो जाकर 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया गया। चुने हुए उद्योगों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देना आवश्यक बना दिया गया। एक फिक्स कर दी गई कि इतनी मजदूरी आपको देना होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट किया गया कि श्रमिकों को इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए, जिससे वे अपना गुजारा कर सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की भी स्थापना की गई।
श्रमिकों को बोनस देने के सुझाव के लिए एक बोनस आयोग की स्थापना हुआ। 1962 में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की गई। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962। भारत में कुटीर उद्योग का उपयोगिता जो है यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका जो स्थान है अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुटीर उद्योग ने कई परिवारों को जीवंत रखा, उन्हें रोजगार दिया। ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक और औद्योगिक शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया। उस समय कुटीर उद्योग और लघु उद्योग का विकास हुआ, तेजी से हुआ। यहाँ तक कि 1952-53 में लघु उद्योगों को भी प्रोत्साहन देने के लिए हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल के रेशे एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना किया गया, क्योंकि इसमें स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध होता है ना। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? मैंने आपको कहा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। उसके कई कारण इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ ही रहे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। सेकंड है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, सामंतवाद, वैज्ञानिक आविष्कार। क्वेश्चन 2, धर्म सुधार आंदोलन का औद्योगिक क्रांति में कोई प्रभाव नहीं। पुनर्जागरण था, मैंने बताया, इटली में हुई थी। सामंतवादी अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक आविष्कार, ये सारे औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण थे, लेकिन धर्म सुधार नहीं थे। क्वेश्चन नहीं था दिया हुआ, 2 का आंसर हो जाएगा क। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने, जेम्स हारग्रीव्स ने, जेम्स वाट ने। इसका आंसर हो रहा है कौन होगा? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? कलकत्ता में, जो आज कोलकाता है, बंगाल की राजधानी है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। क्वेश्चन 6 का ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब आरंभ हुआ? 1807 में, 1814 में, 1914 में, 1917 में। तो 14-17 को तो गोली मार दी। 1914, 1917 को तो गोली मार दीजिए। अब सोचिए 1800 के दौरान, पूर्वार्ध में, तो 1814 में हुई थी भारत में कोयला उद्योग का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1881 ईस्वी में। से कुछ अंग्रेजी भाषा में औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आर्नल्ड टायनबी ने। आर्नल्ड टायनबी ने। आर्नल्ड टायनबी ने। आर्नल्ड टायनबी ने। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने के पूर्व की स्थिति को क्या कहा जाता था? इसे आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं। आदि प्रारंभ में, औद्योगिकीकरण के पहले आदि औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट है, बेरोजगारी की आशंका से मजदूर मशीनों के व्यवहार का क्या करते थे? तो उसका विरोध करते थे। विरोध। रेशम मार्ग से आरंभ होता था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से। बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको नियुक्त किया था? गुमास्तों का। गुमास्तों का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना हुई 1919 में। 1919 ईस्वी में। न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में।
भारत सरकार ने 1980 के घोषणा पत्र में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक नीति होना चाहिए। हाँ, भारत सरकार ने 1980 के औद्योगिक नीति घोषणा पत्र में औद्योगिक नीति चक्रानुसार खेती का उपाय, चक्रानुसार क्रॉप्स रोटेशन अंग्रेजी में कहते हैं इसे, चक्रानुसार खेती का उपाय टाउनसेंड ने सुझाया था। उनका नाम था टाउनसेंड ने कहा था प्रति जमीन में भी फसल उगाया जाए। बाड़ाबंदी आंदोलन कब हुआ? बाड़ाबंदी आंदोलन में हुआ। कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड। देखिए, लंदन फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। लंदन फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। यस, सही गलत चयन करना है। इंग्लैंड में तकनीकी बदलाव की गति तीव्र थी। नहीं, शुरू में तकनीकी बदलाव तीव्र नहीं थी। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना पोर्टोनोव में खुला था। यस, सही बात है, पोर्टोनोव में ही खुला था। स्वदेशी आंदोलन से भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई। स्वदेशी आंदोलन से भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई। नहीं, गलत है, क्योंकि गिरावट नहीं बल्कि और बढ़ावा मिला था। 20वीं शताब्दी में भारतीय बुनकरों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्लाइंग शटल का व्यवहार किया। भारतीय बुनकर की बात की जा रही है। भारतीय बुनकर, यस, उन्होंने भी फ्लाइंग शटल का प्रयोग किया था। अब आपको सारणी के आधार पर इस सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। फ्लाइंग शटल, लंकाशायर जान के, वाष्प चालित रेल इंजन, जॉर्ज स्टीफेंसन 1814, इसको देख लीजिए, इसी से यहाँ जवाब दीजिए। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जान के ने। देखिए, फ्लाइंग शटल का कोर्स किसने किया? जान के। इसका आंसर हो जाएगा आपका जान के। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने किस मशीन का आविष्कार किया? वाष्प चालित रेल इंजन। वाष्प चालित रेल इंजन का सेकंड का आंसर वाष्प चालित रेल इंजन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों को क्यों बहाल किया? गुमास्तों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों बहाल किया? तो बुनकरों पर नियंत्रण के लिए। बुनकरों पर नियंत्रण के लिए। 1907 में जमशेदपुर में लौह और इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया? 1907 में लौह और इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में किसने स्थापित किया? J.N. टाटा ने। 4 का आंसर क्या होना चाहिए? J.N. टाटा। इंग्लैंड में सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इंग्लैंड में सुधार अधिनियम पारित हुआ 1832 ईस्वी में। 5 का आंसर 1832। मिलाने का है। फ्लाइंग शटल किसने? जान के। सारणी को देख के ही बना लीजिए सब। स्पिनिंग जेनी, जेम्स हारग्रीव्ज। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र। रिसरा जूट मिल, बंगाल में रिसरा में जूट मिल की स्थापना हुई, जो बंगाल में है। संयुक्त उद्यमी कंपनियां, जो बच गया, द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।